हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वाली वीडियो में भाई हम देखेंगे जो आपकी सेकंड बुक है पार्ट बी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। इसके जो भी चैप्टर्स हैं, हालांकि इसमें 9 चैप्टर्स हैं, इन 9 चैप्टर्स को मैं कवर कराऊंगा। और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको 3 वीडियो बना दी है, जिसमें मैंने आपको MCQ की 2 वीडियो, जिसमें फर्स्ट बुक सेकंड बुक कराया था मैंने, और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो फर्स्ट बुक थी वो भी मैंने करा दिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाइए वहाँ पे और वो देख लीजिए। और चलिए इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं और इसके भी जो क्वेश्चन हैं वो भी देखते हैं। ठीक है भाई, तो ये 9 के 9 चैप्टर मैं कवर करूँगा, साथ में इसके एक्सप्लेनेशन भी दूंगा और साथ में बताऊँगा कि आखिर इनका जो आंसर है वो लिखना कैसे है। ठीक है, चलिए देखिए भाई, पहला क्वेश्चन आपका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। तो हमें बताना है, क्वेश्चन अगर आपका आता है कि भारत में जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, असमान है, एक ही जगह पर बहुत सारे लोग हैं, फिर कुछ जगहों पर बहुत कम लोग हैं, तो आखिर ऐसा क्यों है। तो इसका जो मेन रीजन होता है वो 3 रीजन आपको बताने हैं: फिजिकल, इंडस्ट्रियल एंड द सोशल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर्स ये होता है कि जहाँ पर भी नॉर्मल सी बात है, फर्टाइल प्लेन्स है, वाटर अवेलेबिलिटी है, फेवरेबल क्लाइमेट है, सपोर्ट डेंस पॉपुलेशन है, तो ये नॉर्मल सी बात है कि ऐसी जगह हर जगह मिलती नहीं है। तो कुछ ही जगह ऐसी होती है जहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती है, तो नॉर्मल सी बात है सारे के सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर रहना पसंद करेंगे। साथ में दूसरा ये दिखाया था कि जो लोग होते हैं वो इंडस्ट्रियल इलाकों में भी जाते हैं जॉब्स की तलाश में। जैसे कि मान लीजिए महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटका हो गया, दिल्ली हो गया, ये कुछ ऐसा इलाका है जहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर लोगों को काम मिल सकता है, तो लोग यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। तीसरा आपका है सोशल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स, जिसमें सामाजिक और ऐतिहासिक कारक बताए जाते हैं कि मान लीजिए बहुत पहले के जो सेटलमेंट्स हैं या कोई सांस्कृतिक केंद्र हो गया, तो यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं जो होती हैं बेहतर मिल जाती हैं लोगों को, और इस वजह से जो बहुत सारे जो लोग हैं इन जगहों पर रहना प्रेफर करते हैं। और इसी वजह से भारत में 76% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ कुछ ही राज्यों में रहती है, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। ठीक है, और बाकी की जो जनसंख्या है वो नॉर्मल सी बात है कम कम क्षेत्रों में, मतलब ज़्यादा क्षेत्रों में कम कम जो मतलब बस कितने के 24% लोग एक तरीके से रहते हैं। ठीक है, तो यही मेन रीज़न है कि भारत में अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बताना है भारत में, कि जो भारत का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो क्या था, और साथ में इसके जो 4 ट्रेंड थे वो भी बताने। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 4 के 4 ट्रेंड आपको बताने पड़े। देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि जो भी पॉपुलेशन में चेंज आता है किसी स्पेसिफिक टाइम में, और उसको हम जब परसेंटेज में एक तरीके से बताते हैं तो उसको पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहा जाता है। तो ये जो आपका इसमें ट्रेंड आपको बताना है, 4 ट्रेंड बताने हैं। पहला वाला जो ट्रेंड था आपका स्थिर वृद्धि अवस्था, बेसिकली स्टेशनरी फेज कहा जाता है 1901 से लेकर 1921 तक का, क्योंकि ये जो एक ऐसा मतलब समय था बेसिकली जिस समय दवाइयाँ वगैरह भारत के पास नहीं थी, किसी भी देश के पास नहीं थी, बहुत सारे देशों के पास नहीं थी। हालांकि भारत की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो हाई रेट था, सॉरी बर्थ रेट जो था वो बहुत ज़्यादा हाई था, साथ में जो डेथ रेट था वो भी दोनों हाई था, जिसकी वजह से जो यहाँ पर ग्रोथ ही बहुत ही ज़्यादा कम हुई। जो दूसरा वाला जो टाइम आता है स्टेडी ग्रोथ रेट, जिसको हम बोलते हैं निरंतर वृद्धि अवस्था, 1921 से लेकर के 51 तक का समय था, जिस वक्त जो पॉपुलेशन थी हमारी वो धीरे धीरे बढ़ी, क्योंकि यहाँ पर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी वो काफ़ी बेहतर रही, और जिसकी वजह से जो मृत्यु दर है वो आपका एक तरीके से कम हो गया। जो तीसरा फेज आता है 51 से 81 तक का, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज रैपिडली हुआ, बहुत ही ज़्यादा रैपिड तरीके से यहाँ पर जो ग्रोथ हुआ जनसंख्या का वो देखा गया। इसका रीज़न ये था कि डेवलपमेंट हुआ, मेडिकल फैसिलिटीज़ आई, और जो लिविंग स्टैंडर्ड था लोगों का वो काफ़ी बेहतर हुआ, और इस वजह से जो यहाँ पर जो ग्रोथ रेट था वो बहुत ही ज़्यादा रैपिड तरीके से बढ़ा। साथ में 81 के बाद से क्या हुआ कि धीरे धीरे जो ग्रोथ रेट था वो नॉर्मल सी बात है घट जाएगा, क्योंकि लोगों में थोड़ी समझ आई। ठीक है, फैमिली प्लानिंग करी लोगों ने, शिक्षा हुआ, जागरूक हुए लोग, इस तरीके से लोगों ने एक तरीके से कम बच्चे पैदा करना स्टार्ट किया, और इसकी वजह से जो वृद्धि अवस्था थी बेसिकली वो धीरे धीरे घटती चली गई। तो ये 4 अवस्थाएं हैं बेसिकली: स्टेशनरी, स्टेडी, रैपिड एंड डिक्लाइनिंग ग्रोथ फेज रेट। ठीक है, तो ये चारों के चारों आपको बताने पड़ते हैं जब भी ये सवाल आता है कि आपको 4 ट्रेंड बताने, तो 1901 से लेकर के अभी तक के प्रेजेंट के समय को आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सिटीज बाय डेवलपमेंट। तो हमें बताना है कि इनटू हाउ मेनी क्लासेस आर इंडियन सिटी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर डेवलपमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो भारत की जितनी भी सिटीज़ हैं बेसिकली, जो भी शहर हैं, इनको हम कितने हिस्सों में बांट सकते हैं। तो ये 4 हिस्से हैं बेसिकली। पहला आपका जो हिस्सा आता है एक तरीके से वो आपका है एंसेंट नगर। बेसिकली एंसेंट नगर उनको हम कहते हैं एक तरीके से जो काफ़ी ज़्यादा प्राचीन नगर थे बेसिकली, जो कि सांस्कृतिक केंद्र वाले, जैसे कि मान लीजिए प्रयागराज हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, मदुरई हो गया, तो ये कैसे एंसेंट शहर है। दूसरी अगर बात करें तो मिडिएवल स्टेट की, तो मिडिएवल सिटीज़ बेसिकली वो होती हैं जो एक समय को किसी राज्य की राजधानी का हुआ करती थी, और इसकी वजह से उनका विकास हो, जैसे कि हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, ये सब क्या है एक समय को राजा की राजधानियाँ हुआ करती थी। मॉडर्न सिटीज़ वो हैं जो ब्रिटिश काल में बेसिकली जहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जाता था, फिर जो बंदरगाह के जो केंद्र वगैरह, जैसे कि मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया,
दिल्ली हो गया, ये कुछ मॉडर्न सिटीज़ हैं। और पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो जहाँ पर भी बेसिकली इंडस्ट्री वगैरह लगी, औद्योगिकरण बेसिकली आया, जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, भुवनेश्वर हो गया, दुर्गापुर हो गया, ये वो सिटीज़ आती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया कि भारत की जो सिटीज़ हैं उनको हमने 4 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका स्मार्ट सिटी मिशन के ऊपर है। तो स्मार्ट सिटी मिशन बताना है हमें एक तरीके से, व्हाट आर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन, जो कि बाद में आए 2014 के बाद में देखने को मिला कि इसमें करना क्या था कि जो स्मार्ट सिटी बेसिकली बनानी थी, इसका मेन जो उद्देश्य था कि जो भी शहरी जीवन है उसको सुधारा जाएगा, पर्यावरण बढ़िया लगाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया किया जाएगा, साथ में जो भी सॉल्यूशन होंगे वो यातायात के हों, वाटर को हो, इलेक्ट्रिसिटी के हों, ये काफ़ी बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी लोगों को, काफ़ी बढ़िया तरीके से जो सुविधाएं हैं वो सस्ते दामों पर मिल सके, जहाँ पर जो लोग रहेंगे वहाँ पर एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट से वहाँ पे जो चीज़ें होंगी वो करी जाएंगी, ताकि जो पर्यावरण है वो बढ़िया हो सके और एक आदर्श शहर का बेसिकली यहाँ पर क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। ठीक है, तो यही बेसिकली था स्मार्ट सिटी का बेसिकली मिशन, जिसके तहत बहुत सारे राज्यों में स्मार्ट सिटी बनानी थी। हालांकि अभी हमने बहुत सारी सिटीज़ जो है वो बनाई नहीं है, लेकिन फिर भी जो इसका मेन उद्देश्य था वो यही था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आपका अगला क्वेश्चन पूछा है डिफरेंस लैंड एंड क्रॉपिंग एरियाज बताना है हमें बेसिकली, यानी कि हमें क्या करना है। पहले तो ये वाला देखते हैं कि जो ज़मीनें होती हैं वो ज़मीनें मैंने दो रखी यहाँ पर, एक है बैरन लैंड जिसको हम बोलते हैं बंजर भूमि, और दूसरा आपका कल्टिवेबल वेस्ट लैंड है यानी कि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। तो इसमें डिफरेंस देखते हैं, बाद में हम देखेंगे नेट्स ऑन एरिया एंड द ग्रॉस ऑन एरिया के बीच में डिफरेंस। देखिए बैरन लैंड का मतलब होता है कुछ एक ऐसी ज़मीन जो बेसिकली हम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, जो भी वहाँ की मतलब कि वो एग्रीकल्चर के हिसाब से सुटेबल नहीं है। और अगर मैं कल्टिवेबल वेस्टलैंड की बात करूं तो ये जो ज़मीन एक ऐसी ज़मीन होती है जिसको हमने 5 साल से इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, बैरन लैंड जो आपका होता है बेसिकली इसकी जो प्रकृति होती है वो काफ़ी रॉकी, डेजर्ट, हिली एरियाज़ में देखी जाती है बेसिकली। तो ये ऐसे इलाके हैं, इलाकों में ज़मीन होती है जिसका आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते किसमें, खेती में। और जो कल्टिवेबल लैंड है बेसिकली ये तो इस तरीके से बनाया जाता है, मतलब इसको बाद में टेक्नोलॉजी की सहायता से हम बना सकते हैं। हालांकि ये ऐसी ज़मीनें होती हैं जिसको जो लोग हैं बहुत लंबे समय के लिए जब छोड़ देते हैं वो ज़मीन अपने आप ही थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती है, हालांकि उसको दोबारा से यूज़ में लाया जा सकता है। यूज़ की अगर बात करूँ तो जो बैरन लैंड है उसका यूज़ कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, रॉकी है, डेजर्ट वाला इलाका, डेजर्ट वाला है, तो वहाँ नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर खेती करने में दिक्कत वगैरह आएगी। लेकिन जो कल्टिवेबल वेस्ट लैंड्स है इसको एक तरीके से उसमें अगर हम थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट वगैरह कर दें तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यही मेजर डिफरेंस होता है आपका बैरन लैंड में और कल्टिवेबल वेस्ट लैंड्स में। ठीक है, अब बात करते हैं भाई नेट्स ऑन एरिया, और साथ में हम बात करते हैं भाई एक सेकेंड, हाँ, और ग्रॉस ऑन एरिया। देखिए नॉट नेट्स ऑन एरिया जो होता है इसकी जो मीनिंग है टोटल एरिया शॉन वंस इन अ ईयर, यानी कि एक साल के भीतर में आप ये समझिए मतलब कुल बोया गया क्षेत्र एक बार में, मतलब आपने एक बार में कितना, एक साल में आपने कितना जो क्षेत्र था वो बोया, उसको हम क्या बोलते हैं नेट शॉन एरिया। और ग्रॉस शॉन एरिया का मतलब होता है कि आपने टोटल क्रॉप्ड एरिया इंक्लूडिंग मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र जिसमें बहुत सारी एक तरीके से फसलें वगैरह होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों के बीच में यही मेजर डिफरेंस होता है। साथ में अगर बात करूं तो इसमें जो फसल की जो आवर्ती होती है, मतलब बार बार कौन सी फसल उगाई जाएगी, वो एक ही बार होती है, मतलब केवल एक बार ही किसी फसल को उगाया जाता है। लेकिन जो ग्रॉस ऑन एरिया होता है यहाँ पर एक से अधिक बार फसलों को उगाया जाता है अलग अलग टाइप की। जो ये जो होते हैं नेट्स ऑन एरिया, इनका जो आकार होता है हमेशा छोटा होता है, और ये जो आपका होता है कौन सा वाला ग्रॉस ऑन एरिया, इसका जो होता है मतलब ज़्यादातर देखा जाता है कि या तो बड़ा होगा या तो मतलब जो पहले वाला हिस्सा था उतना ही एक तरीके से देखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेट्स ऑन एरिया और साथ में ये हो गया आपका ग्रॉस ऑन एरिया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो एक्सप्लेन द रोल ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं तो 1960 के दशक में हुआ क्या था कि भारत में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ गई थी, खाद्यान्न संकट आ गया था, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी की सरकार थी इस वक्त, और इस वक्त हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को बेसिकली अपनाया। इसका मुख्य अगर मैं फीचर की बात करता हूँ तो इसमें हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स वगैरह दिए गए, इरीगेशन फैसिलिटी बनाई गई, केमिकल फर्टिलाइजर्स लाए गए ताकि जो बेटर ग्रोथ हो सके फसलों की, साथ में पेस्टिसाइड्स लेकर के आए गए ताकि फसलों की सुरक्षा हो सके, और साथ में कुछ मॉडर्न मशीन्स को भी लाया गया ताकि जो काम वगैरह वो आसानी से और जल्दी एक तरीके से हो सके, जिसकी वजह से भारत में काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रोथ देखने को मिली, जिसमें से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला। किसकी वजह से? ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। और भारत में जो खाद्यान्न संकट आया था वो धीरे धीरे एक तरीके से खत्म सा हो गया। ठीक है, तो यही था आपका भाई ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली। तो इसमें आपको क्या बताना था भाई, रोल बताना था। तो ये आप एक तरीके से मीनिंग, साथ में उसके की फीचर और साथ में उसका रिजल्ट बता सकते हैं। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या भाई।
अगला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ओपन मार्केट इकोनॉमी। देखिए लिबरलाइजेशन और ओपन मार्केट इकोनॉमी बेसिकली है जो है हमें वो हमें बताना है इसका इम्पैक्ट क्या देखा जाता है भारतीय एग्रीकल्चर पर। तो इसका जो इम्पैक्ट है बेसिकली नकारात्मक ही आता है। हुआ क्या कि जो भी जो रूरल इलाके होते हैं वहाँ की जो डेवलपमेंट है बेसिकली वो रिड्यूस कर दी गई। जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट था वो कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट कंपनियां बेसिकली आ गई, तो वो एक तरीके से चीज़ें खरीदने लगी। सरकार जो निवेश था वो धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि प्राइवेट कंपनी थी वो इन क्षेत्रों में आ गई और उन्होंने एक तरीके से अपनी तरफ से जो बड़े बड़े फार्म लगाए या फिर खेती वगैरह करी। तो इसकी वजह से जो आपका रूरल जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो धीरे धीरे कम हुआ। जो किसान थे उनको जो पैसे मिलने चाहिए थे ज़्यादा फसलों के वो धीरे धीरे कम हो गए, क्योंकि जो कंपनियां हुआ करती थी वो इन सब चीज़ों को बीच मतलब सरकार से पहले आ जाती थी। और इसकी वजह से जो समर्थन मूल्य होता है सरकार द्वारा जो दिया जाता है वो धीरे धीरे एक तरीके से कम होता गया। जैसे कि आज के समय में भी आपको देखने को मिलता है, जैसे कि मान लीजिए जो आंदोलन चलते हैं वो भी इसको लेकर के ही चलते हैं कि जो भी एमएसपी वगैरह है वो सरकार जो है वो बढ़िया दे। तो ये लिबरलाइजेशन की वजह से ऐसा हुआ कि इसकी वजह से जो भी समर्थन मूल्य था किसका, जो भी फसलों का, वो धीरे धीरे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया। ठीक है। और इसके अलावा जो भी जो रूरल इलाके थे वहाँ पर जो लोन वगैरह की जो दिक्कत थी वो थोड़ा देखने को मिल गई। और हर जगह पर एक तरीके से जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट थी वो पूरी हमें देखने को नहीं मिली। केवल कुछ ही जगहों पर जो लिबरलाइजेशन था या फिर मान लीजिए जो सरकार थी वो खेती के को लेकर के आगे आई, जिसने खेती को लेकर के विकास वगैरह किया। ये क्वेश्चन एक तरीके से मतलब इसमें आपको यही बताना है कि मतलब प्राइवेट कंपनियां जैसे आ गई तो इसकी वजह से खेती या फिर मान लीजिए जो कृषि है उसमें क्या क्या दिक्कतें देखने को मिली। तो यही आपको नेगेटिव इंपैक्ट इसके अंदर बताने पड़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है कि जब अगर प्राइवेट कंपनी किसी भी चीज़ में आती हैं तो जो भी गरीब व्यक्ति है वो उसके बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। तो मान लीजिए कि आप एक फसल उगा रहे हैं और एक नॉर्मल सी बात है कोई कंपनी फसल उगा रही है, तो जो ज़्यादा बढ़िया फसल उगेगी वो कंपनी की फसल उगेगी, क्योंकि उसने ज़्यादा बढ़िया तरीके से वहाँ पर क्या किया, काम किया, लेबर लगाए और वहाँ पर वैज्ञानिकों की सहायता से वहाँ पर और उनकी जो बीज होंगे वो काफ़ी बढ़िया होंगे। ठीक है। तो इसकी वजह से जो आपकी जो फसल है वो पिट जाएगी, नॉर्मल सी बात है। और इसकी वजह से ऐसी ऐसी जो चुनौतियां हैं वो फेस करनी पड़ेगी किसको, फार्मर्स को। ठीक है। तो ये एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट देखा गया लिबरलाइजेशन का, किस पर, एग्रीकल्चर पर। ठीक है भाई। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर वाटरशेड मैनेजमेंट। तो वाटरशेड मैनेजमेंट का मतलब ये समझिए आप कि जो भी जल संभर प्रबंधन है उसको लेकर के सरकार ने क्या किया। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स बेसिकली उठाए। पहला तो ये गवर्नमेंट के जरिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं ताकि पानी को बचाया जा सके। साथ में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को एक तरीके से मतलब उसको लेकर के लोगों के प्रति जागरूक करना कि जो लोग हैं वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, मतलब बेसिकली जो वर्षा का पानी है उसको बचाएं। जो बहुत सारे हमें पेड़ लगाने चाहिए और साथ में जो लोग हैं आपस में मिलजुल करके जो भी संरक्षण कार्य होते हैं उसमें वो भागीदारी करें, जिसका मेन उद्देश्य यही होगा कि जो भी हमारा कृषि उत्पादन होगा वो बढ़ेगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि ज़मीन के भीतर जब पानी रहेगा तो जो भी हमारी फसलें हैं उनको आसानी से जो भी मिनरल्स वगैरह हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है। साथ में हमारे पास पानी रहेगा तो फसलों को पहुँचाने के लिए आपको पानी की जो ज़्यादा दिक्कत वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। जो भी हमारा एनवायरनमेंट है वो प्रोटेक्ट रहेगा। और साथ में जो जीवन स्तर है बेसिकली जो रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पर पीने की पानी की दिक्कत वगैरह देखने को मिलती है वो भी एक तरीके से यहाँ पर सॉल्व हो सकती है। तो यही वाटर साइड मैनेजमेंट था, जिसमें सरकार का भी इसके अंदर थोड़ा सा योगदान आता है और साथ में हम सभी का भी आता है कि किस तरीके से हमें पानी को बचाना चाहिए जो हमारे ही काम आएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कॉज ऑफ वाटर स्कार्सिटी। वाटर स्कार्सिटी का मतलब होता है भाई जल संकट के कारण। तो देखिए नॉर्मल सी बात है, पानी की कमी हुई क्यों है। तो पानी की कमी होने का मुख्य जो कारण है, पहला तो आपका यही बताना है ओवर पॉपुलेशन, क्योंकि ज़्यादा लोग आएंगे तो नॉर्मल सी बात है पानी ज़्यादा चाहिए। जो औद्योगिकीकरण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रीज में लार्ज अमाउंट में पानी लगता है क्योंकि वो जो भी फैक्ट्री वगैरह चल रही है उसमें काम आएगा। साथ में जब लोग अत्यधिक सिंचाई करते हैं, फसलों को पानी देते हैं, इसकी वजह से पानी की तरीके से हमें कमी देखने को मिलती है। साथ में भारत के हर इलाके में बराबर पानी नहीं होता है जिसकी वजह से पानी देखने को मिलता है। और साथ में जो हमारे पास बढ़िया पानी है उसको भी हमने पॉल्यूट कर दिया है। दैट्स वाई जो हमें है वाटर स्कार्सिटी देखने को मिलता है। और इसको बचाने का सिर्फ वही तरीका कि रेन वाटर को हमें बचाना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है। वाटर मैनेजमेंट हमारा जो प्रॉपर हो, गवर्नमेंट लॉज बने ताकि पानी को बचाने के लिए जो लोग अगर कुछ गलत करते हैं तो उनके ऊपर केस वगैरह हो सके। जैसे कि आपने एक न्यूज़ भी सुना होगा, इसमें न्यूज़ ये था कि विराट कोहली का घर था कोई, और वहाँ पर कोई जो उसका सिक्योरिटी गार्ड था वो पानी को यूं ही खुले में मतलब यूज़ कर रहा था और गाड़ी वगैरह धो रहा था, तो उनके ऊपर चालान कट रहा था। वहाँ पर आपको वो एक्ट समझ में आएगा कि पानी का हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। साथ में जन जागरूकता भी बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि पानी को बचाया जा सके। ठीक है भाई। तो इसमें जो पूछा गया वाटर स्कार्सिटी के जो भी कॉज थे वो हमने बताया और साथ में कंजर्वेशन के जो भी मेजर है वो हमने देखे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका
कन्वेंशनल एंड द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बीच में डिफरेंस। देखिए कन्वेंशनल को हम बोलते हैं बेसिकली परंपरागत ऊर्जा, और नॉन कन्वेंशनल का मतलब होता है गैर परंपरागत ऊर्जा। देखिए कन्वेंशनल का मतलब होता है ऐसी ऊर्जा बेसिकली जो पहले से हमें मिलती है, ये कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी होगी बेसिकली, तो ये कौन सी कन्वेंशनल एनर्जी है। और नॉन कन्वेंशनल जो आपका है, जो सोलर हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, जियोथर्मल हो गया, तो ये तो हमने खुद से एक तरीके से क्रिएट करी और इससे हमने जो भी एनर्जी प्राप्त करी, तो उसको हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। और कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस और न्यूक्लियर जो आपका वो कौन सा है, कन्वेंशनल। जो कन्वेंशनल एनर्जी होती है बेसिकली ये क्या होती है, लिमिटेड होती है और एग्जॉस्टेबल होती है, बेसिकली ये समाप्त हो सकती है और हमारे पास कम मात्रा में है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ नॉन कन्वेंशनल की, तो सोलर हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, ये हमारे पास असीमित मात्रा में है और साथ में इसको हम रिन्यूएबल कर सकते हैं। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है कन्वेंशनल का वो अनइवन होगी, हर जगह पर कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी नहीं मिलती है। बट अगर हम बात करें सोलर की, विंड की, तो इसका जो वितरण है हर जगह एक तरीके से हमें बराबर बराबर देखने को ही मिलता है। जो ये कन्वेंशनल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में कॉज पोल्यूशन करते हैं बेसिकली, और ये जो नॉन कन्वेंशनल है वो इको फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। और ये जो है कन्वेंशनल वो फ्यूचर में आते समय बेसिकली ख़त्म हो ही रहे हैं, और साथ में हमें जो दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं इनके ख़त्म होने पर, इसीलिए हमें जो पूरा का पूरा जो ध्यान देना चाहिए वो नॉन कन्वेंशनल पर देना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो क्या है, ये हमारे फ्यूचर में भी एक तरीके से काम आएंगे। तो यही मेजर डिफरेंस आपको बताने हैं कन्वेंशनल में और नॉन कन्वेंशनल में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, नीड एंड मेथड। तो हमें बताना है भाई कि व्हाई इज मिनरल कंजर्वेशन नेसेसरी और हाउ कैन वी कंजर्व मिनरल। देखिए नॉर्मल सी बात है कि हमें आखिर जो भी मिनरल्स है उनको बचाना क्यों चाहिए। देखिए नॉर्मल सी बात है कि जो मिनरल्स होते हैं वो बहुत ही लंबे समय बाद एक तरीके से बनते हैं, और दोबारा इनको अगर आप एक बार आपने इसको ख़त्म कर दिया तो नॉर्मल सी बात है वो आपके पास आएंगे नहीं, बहुत लंबा समय लगेगा। इसीलिए हमें इसको एक तरीके से बचा करके या फिर सही तरीके से यूज़ इसको से करना चाहिए। और इसको बचाने की विधियाँ ये हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इनकी जगह पर जो दूसरे तरीके हैं जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है उन पर ध्यान देना चाहिए, ताकि ये भी हमारे पास रहें और जो दूसरे हैं वो भी हमारे पास रहें। साथ में हमें बहुत सारे धातु ऐसे हैं जिसका हमें रिसाइकल करना चाहिए, साथ में हमें इसके ऐसे ऐसे विकल्प ढूंढने चाहिए जो इन मिनरल्स की जगह देख सकें, साथ मतलब इन मिनरल्स की जगह पर वो यूज़ हो सकें। साथ में जो भी वेस्ट हम कर रहे हैं एक तरीके से वो हमें बचाना चाहिए। जो भी हम माइनिंग करते हैं तो माइनिंग के समय भी बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो ऐसे समय में हमें उसको ध्यान में देख देना चाहिए। और साथ में जब भी हम मिनरल का यूज़ करें, जो भी हमारे पास मिनरल्स हैं उसका जब भी हम यूज़ करते हैं, जो भी खनिज संसाधन, तो उनका हमें सावधानी पूर्वक एक तरीके से यूज़ करना चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशन को एक तरीके से वो मिल सके, ठीक है। तो ये कुछ तरीके थे जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं भाई, जो भी हमारा मिनरल्स है उसको हम बचा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सेक्टोरल एंड द रीजनल प्लानिंग क्या होती है। देखिए सेक्टोरल प्लानिंग जो होती है बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो भी स्पेसिफिक सेक्टर होता है, जैसे कि मान लीजिए एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, फिर जो ट्रांसपोर्ट हो गया, इसको ऊपर हम प्लानिंग करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें रीजनल प्लानिंग की, तो इसका मतलब होता है कि जब हमें पूरे के पूरे एक रीजन का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट करना हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रीजनल प्लानिंग, ठीक है। तो रीजनल प्लानिंग और सेक्टोरल प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी स्पेसिफिक सेक्टर पर ध्यान देते हैं तो उसको आप बोलते हैं सेक्टोरल प्लानिंग, और जब आप किसी एक विशेष एक बहुत बड़े हिस्से को देखते हैं और उसमें बहुत सारे विकास की गतिविधियों पर ध्यान देते हैं तो उसको बोलते हैं रीजनल प्लानिंग। साथ में इसमें जो फोकस होता है वो वन सेक्टर पर होता है, जबकि रीजनल वाले में हर एक क्षेत्र पर एक तरीके से यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है, फिर बहुत सारे जो सेक्टर्स होते हैं उस पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। अगर हम पर्पज़ की बात करते हैं तो इसमें जो आपका होता है वो एक पर्टिकुलर सेक्टर को सुधारने का काम होता है, जबकि इसमें जो होता है आपका जो भी रीजनल इनइक्वालिटी है उसको ठीक करने का होता है, ताकि हर एक जगह को बराबर बनाया जा सके, उनको एक सही डेवलपमेंट वगैरह दिया जा सके। इसकी जो अप्रोच है वो सेक्टर वाइज प्लानिंग है, मतलब कि मैंने इसमें क्या बताया, किसी एक चीज़ पर हम ध्यान देंगे और उसको ऊपर एक तरीके से काम करेंगे। लेकिन जो रीजनल वाला होता है इसमें एरिया वाइज प्लानिंग करी जाती है कि किस एरिया पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, किस पर कम, किस पर क्या कमी है और किस पे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जो भी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आप प्लान देखते हैं वो आपका आता है सेक्टोरल में, और वही अगर आप देखते हैं किसी ऐसे क्षेत्र में कि वहाँ पर कंपनी स्थापित करी जा रही है, सड़कें बनाई जा रही हैं, तो वो आपका आता है रीजनल प्लानिंग में, ठीक है। तो एग्जांपल इसका हो जाएगा आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जो कि सेक्टोरल में काउंट होगा, और प्लानिंग फॉर बैकवर्ड रीजन्स जो आपका होगा जाएगा आपका वो रीजनल प्लानिंग में काउंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेन प्रोग्राम बाय अंडर ड्राईलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन है आपका सूखा संभावी विकास क्षेत्र है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द मेन प्रोग्राम अंडर ड्राईलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका इस क्वेश्चन को भी जरा देख लेते हैं। तो ये जो आपका है 4th 5 ईयर प्लान में एक तरीके से स्टार्ट किया गया, जिसका एम मेन जो ये था कि जो भी
सूखे वाले इलाके हैं वहाँ पर जो लोग हैं उनको काम वगैरह दिया जा सके, जो भी श्रम आधारित निर्माण कार्य हैं, ताकि इसमें क्या होगा कि जो लोग हैं ज़्यादा उनको रोज़गार वगैरह मिल पाएगा। जो भी इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं वो यहाँ पर डेवलप करा जाएगा ताकि चारागाहों का विकास हो सके, यहाँ पर फसलें वगैरह उगाई जा सकें। जो भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी है, रोड्स हैं, मार्केट्स हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं, ताकि जो किसान हैं उनको लोन वगैरह आसानी से मिल सके, ये सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा ताकि यहाँ पे ये सब जो मतलब जो यहाँ के जो लोग पिछड़े हो गए हैं वो आगे एक तरीके से आ सकें। तो ये मोस्टली उन जगहों पर ध्यान दिया गया था जो सूखा संभावित क्षेत्र में आते हैं, जहाँ पर बाकी चीज़ें नहीं हैं। तो नॉर्मल सी बात है, अगर वहाँ पर बाकी चीज़ें नहीं हैं, खेती वगैरह उतनी बढ़िया तरीके से नहीं हो रही है, तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, इरिगेशन के प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे, ठीक है, पास्चर डेवलपमेंट करा जाएगा, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, मार्केट हो गया, रोड हो गया और इलेक्ट्रिसिटी हो गई, और साथ में वहाँ का जो भी जो वनस्पति है, वाटर है, एनिमल्स हैं या फिर सॉइल्स हैं, इसका एक तरीके से जो भी बैलेंस वगैरह है, फिर इसका विकास करते समय इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना ताकि इन सब जो जगह हैं वो ज़्यादा ख़राब भी ना हो और हम एक तरीके से विकास कर सकें। तो बेसिकली जो ड्राईलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये मान लीजिए जो राजस्थान वाला इलाका आप देखते हैं, वहाँ पर इन सबको चीज़ों को चलाया जाएगा ताकि वहाँ के लोगों को बेहतर सुविधाएँ मिल सके और वो बाकी राज्यों से ज़्यादा पिछड़े ना हो जाएँ। ठीक है भाई, तो यही था क्वेश्चन आपका, ड्राईलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, इवेल्युएट द मेजर टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंदिरा गांधी कनाल कमांड एरिया। तो इंदिरा गांधी नहर कमान योजना जो थी उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो मेन काम यही था कि इस कनाल के ज़रिए उन सभी नहरों तक या फिर उन सभी क्षेत्रों तक पानी पहुंचाना ताकि जो भी सूखे के क्षेत्र में आते हैं, मान लीजिए जो राजस्थान वाला इलाका आप देखते हैं वहाँ पर वगैरह हो गया, क्योंकि वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी कनाल जो आपका है बेसिकली इन क्षेत्रों के पास से लेके जाया गया ताकि इन क्षेत्रों में पानी वगैरह पहुँच सके। ठीक है, जो यहाँ पर फसलें वगैरह हैं वो आ सकें, चारागाहों का विकास हो सके, जो वहाँ के जो लोग हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके, जो भी यहाँ पर इंस्टीट्यूशन लगेंगे या फिर मान लीजिए जो मिट्टी है वो कंजर्व होगी, जो भी एनवायरनमेंट है वो एक तरीके से बचेगा क्योंकि यहाँ पर पानी वगैरह आसानी से पहुँचेगा तब। तो इसकी वजह से जो भी फ़ायदे वगैरह होंगे वो इसके अंदर हमें बताने हैं कि इंदिरा गांधी कनाल जो है उसके ज़रिए जो भी डेवलपमेंट वगैरह होगी इसका क्या क्या फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो ये आप इस क्वेश्चन में बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इनलैंड वाटरवेज। देखिए इनलैंड वाटरवेज को पूछा गया है, तो क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड व्हाई इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इनलैंड वाटरवेज का मतलब होता है बेसिकली जो भी अंतःस्थलीय जलमार्ग हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो है आपका महत्वपूर्ण क्यों है। तो ये जो बनाए गए थे बेसिकली ये आपका 1986 में बनाए गए, इट इस्टेब्लिश इन 1986 टू डेवलप, रेगुलेट एंड मेंटेन नेशनल वाटरवेज। तो जो भी भारत के वाटरवेज आप देखते हैं, जो भी राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, उसकी जो स्थापना है 1986 में बनाई गई ताकि इनको रेगुलेट किया जा सके, इनको मेंटेन वगैरह किया जा सके। ठीक है, और ये नॉर्मल सी बात है, इसमें बहुत सारी जो भी नदियाँ वगैरह जुड़ती हैं उनको मार्क किया गया कि कौन कौन सी नदियाँ हैं जो इसके साथ नेशनल वाटरवेज का साथ जुड़ेंगी ताकि जो भी ट्रेड वगैरह है वो एक तरीके से बढ़िया हो सके। क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो चीपेस्ट मोड होता है ट्रांसपोर्ट का, इसमें फ्यूल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम लगता है और जो पर्यावरण है उसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता, और साथ में जो भी हैवी गुड्स होते हैं उसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। और इसीलिए इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई ताकि ये सब फायदे एक तरीके से हमें देखने को मिल सकें। ठीक है, तो इसमें आप बताएंगे पहले IWAI कब एक तरीके से इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, कौन कौन से रिवर की पहचान करी गई और कैसे प्रमोट किया गया, और साथ में इसके जो भी एक तरीके से इंपॉर्टेंस है बेसिकली महत्व जो कि मैंने 3 बताई आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड विद एग्जाम्पल। तो भारत जो आपका है वो सबसे बड़ा सड़कों का जाल है, इसका रीज़न क्या है आपको बताना है। देखिए भारत में आपको देखेंगे कि हर एक क्षेत्र को हर एक क्षेत्र से जोड़ा गया है सड़कों की सहायता से। जो टोटल लेंथ बताई जाती है भारत के कुल सड़कों की लंबाई की बेसिकली वो 62.16 लाख किलोमीटर बताई जाती है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। आप ये समझिए कि जो रोड है भारत का वो 85% पैसेंजर ट्रैफिक को एक तरीके से कवर करता है, बेसिकली कैरी करता है, और ये हर एक नगर को ग्रामीण क्षेत्र से या फिर जो दूर के क्षेत्र हैं उससे जोड़ता है। बहुत सारे ऐसे रोड हैं जो आपको हर एक भारत के कोने में एक तरीके से लेके जा सकते हैं। साथ में एक आपका योजना भी चली थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बहुत पहले चली थी, जो जिसका काम ये था हर एक गाँव को जोड़ती है एक एक गाँव से। तो इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं बनाई गई, साथ में एक्सप्रेसवे बनाए गए ताकि आप जो भी बड़ी बड़ी जो सिटीज़ हैं उससे आप इस तरीके से जा सकें। जैसे कि मान लीजिए जम्मू कश्मीर से सीधा चेन्नई जाना है तो उसके लिए एक रोड आपका आता है NH7 जिसको
हम बोलते हैं। साथ में जो आपका असम हो गया, असम का सिलचर, सिलचर से आपका गुजरात की तरफ गांधीनगर की तरफ एक रास्ता आता है सीधा, जो कि ईस्ट को वेस्ट से कनेक्ट कर रहा है, नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट कर रहा है। साथ में क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटर जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को आपस में जोड़ता है। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो भारत में सड़कों का जो जाल है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। और ये सब आप इसके अंदर एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। तो वाटर ट्रांसपोर्ट के हमें एक तरीके से फायदे बताने हैं। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि देखिए वाटर ट्रांसपोर्ट जो आपका होता है वो चीपेस्ट मोड होता है, नॉर्मल सी बात है, बहुत ही कम पैसे लगते हैं। साथ में आप हैवी और बल्कि गुड्स को आसानी से लेके जा सकते हैं, इसके लिए आपको रोड नहीं बनाना है। और भारत की जो लंबी तटीय रेखा है इसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है, भारत में बहुत सारी नदियाँ हैं। साथ में फ्यूल एफिशिएंस में देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया है, इको फ्रेंडली है। और इसके अंदर जो रिवर्स है, कनाल्स है, लगून्स है, बेसिकली इनकी सहायता से जो होता है जो वाटरवेज बनता है वो बनता है। तो ये तो इसके हो गए फायदे। अगर हम बात करें इसके लोकप्रियता कम होने के कारण, तो लोकप्रियता कम इसका कारण ये है कि आज के समय पे जो रेलवे परिवहन है उसके साथ इसको कम्पीट करना पड़ता है। तो नॉर्मल सी बात है, लोग जो है इधर से जाने बेहतर रेलवे की तरफ जाते हैं। साथ में कि बहुत सारा जो पानी है वो इनका यूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत देखने को मिलती है। इसका जो मेंटेनेंस है वाटरवेज का वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है, उतना अच्छा नहीं बताया जाता है। और एक और बात कि इसमें जो सामान है बाकी जो परिवहन है उसकी तुलना करें तो इसमें थोड़ा लेट पहुंचता है, और इसकी वजह से जो ये आपका ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया है, ठीक है भाई। तो यही आप इसमें बता देंगे इसका इंपॉर्टेंस और साथ में इसके रीज़न फॉर लो पॉपुलैरिटी के। ओके चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंपोर्ट्स, ठीक है। क्वेश्चन है एनालाइज द चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडियाज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो भारत ने जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट केस में जो भी चेंज देखने को मिला हमें वो बताना है। तो देखिए 1950 से लेकर के अगर हम 60 की बात करते हैं तो उस वक्त हम जो भी इंपोर्ट करते थे, इंपोर्ट का मतलब होता है आयात करना। तो पहले आयात के पॉइंट देखते हैं कि हमने क्या क्या आयात करा है बेसिकली। तो जो भी फूड ग्रेन्स थे, कैपिटल गुड्स था, फिर जो मशीनरी थी, इनको हमने आयात किया 1950 और 60 के समय में। 1970s में हमने पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर्स और जो भी इससे जुड़ी हुई चीज़ थी उसको हमने तरीके से आयात कराया। जो भी मशीन्स वगैरह थी, स्टील हो गया, केमिकल्स हो गया, इन सब के जो आयात थे, बेसिकली इंपोर्ट था, वो बढ़ गया। और धीरे धीरे हमने एक तरीके से पेट्रोलियम था उसको बहुत ज़्यादा एक तरीके से क्या किया कि इंपोर्ट कराया, कहाँ से, दूसरे देशों से। तो बेसिकली आप देखेंगे तो जो भी फूड ग्रेन्स था, कैपिटल गुड्स था, मशीनरी था, पेट्रोलियम था, फर्टिलाइजर्स था, स्टील हो गया, मशीन्स हो गया, ये सब हम स्टार्टिंग में एक तरीके से दूसरे देशों से बुलाते थे। अब अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम एक्सपोर्ट में एक तरीके से हमारे डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट, यानी कि जूट हो गया, चाय हो गया, इनके ऊपर एक तरीके से हमने ये ध्यान देना स्टार्ट किया कि हम जो है हम एक तरीके से दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करेंगे। फ्रूट्स हो गया या फिर जो भी समुद्री उत्पाद हो गए, इसको हमने एक तरीके से बनाया, दूसरे देशों को बेचा। और अगर आप अभी की अगर हम बात करें कि हमने जैसे कि मान लीजिए जो आपका सर्विस सेक्टर आता है उसमें भी हम बहुत सारा एक्सपोर्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर के रूप में अगर हम देखें तो उसमें हम बहुत सारा एक्सपोर्ट करते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में बेसिकली यही बताना है कि स्टार्टिंग में आपने किन किन चीज़ों को इंपोर्ट किया भारत में, और बाद में आपने कौन कौन सी चीज़ों को एक तरीके से एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट मतलब दूसरे देशों को आपने एक तरीके से भेजा, ठीक है। तो जो भी स्टार्टिंग में देखा जाए, जैसे कि मान लीजिए भारत जो आपका है खाद्यान्न के रूप में देखा जाए तो खाद्यान्न की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भारत से दूसरे देशों को बेची जाती हैं, ठीक है। और बहुत सारे जैसे कि मान लीजिए कपड़े वगैरह हो गए या फिर मान लीजिए कपास वगैरह हो गया, तो ये भी हम बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और वही बात करें हम किसकी, इंपोर्ट की, तो इंपोर्ट में एक तरीके से पेट्रोलियम आता है, फर्टिलाइजर, हालांकि फर्टिलाइजर्स भी अब हम लोग खुद ही बनाते हैं बेसिकली, ठीक है। फूड ग्रेन्स अब हम इंपोर्ट नहीं करते, हम वो एक्सपोर्ट ही करते हैं। तो यही आपको मेजर डिफरेंस बताना है कि पहले हम क्या इंपोर्ट करते थे और अब क्या एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है लैंड डिग्रेडेशन का, यानी कि जो भी भूमि निम्नीकरण है। भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है कि जो जमीन है हमारी वो खराब क्यों होती है। तो इसके खराब होने के बहुत सारे कारण हैं। पहला तो ये है कि जब हम ज़्यादा बड़ी मात्रा में पानी बेसिकली लगाते हैं किसमें, खेतों में, तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि जो मिट्टी हमारी वो खराब होती है। दूसरा जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है जब वो मिट्टी से मिलता है तो नॉर्मल सी बात है मिट्टी हमारी खराब होती है। जो भी अर्बन वेस्ट है, जो भी सीवेज हो गया, गार्बेज हो गया, या भी जो भी चीज़ें ऐसी जो ज़मीन को ख़राब करती हैं, वो इसकी वजह से भी ज़मीन हमारी ख़राब होती है। साथ में जब एसिड रेन बढ़ता है तो नॉर्मल सी बात है कि जो सॉइल की क्वालिटी है वो ख़राब होती है। और साथ में जब हम माइनिंग बहुत बड़े स्तर पर करते हैं तो जो भी हमारा लैंड का सरफेस है वो कटता है। और ये सब कुछ कारण है जिसकी वजह से भारत में जो ज़मीनें हैं वो ख़राब होती हैं। अगर आप मान लीजिए नॉर्मल सी बात है, अगर ज़्यादा चारागाहों में
जानवरों को लेकर के जाएंगे तो उनके पैर की वजह से भी क्या होता है, मिट्टी एक तरीके से खुदती है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, आपका जो मिट्टी है वो ख़राब होती है। तो इस तरीके से जो मिट्टी है एक तरीके से ख़राब होती हैं। बचाने के तरीके यही हैं कि चारागाहों को पर नियंत्रित करें, मतलब जानवरों को एक जगह बांध करके खिलाना, उनको पूरे एरिया में ना चढ़ने देना। साथ में ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए, ताकि पेड़ लगाएंगे तो मिट्टी को पकड़ करके रखते हैं। तो ये सब कुछ कॉजेज़ हैं जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी ज़मीन को बचा सकते हैं। ज़मीन को क्या मतलब भूमि निम्नीकरण जो आपका है वो नहीं हम होने देंगे। तो ये सब कुछ कॉजेज़ भी हैं इसके कि किस वजह से होता है, और साथ में कोई तरीके भी हैं जिसके ज़रिए हम बचा सकते हैं। तो आप इन तरीक़ों से बचा सकते हैं, और ये सब कुछ कारण है जिसकी वजह से ये होता है। ठीक है, तो यही थे हमारे टोटल क्वेश्चन जो कि मैंने 9 चैप्टर्स के आपको बताया। आशा करता हूँ आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको नहीं आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ होगा तो मैं ज़रूर कुछ करूँगा। और साथ में 4 वीडियो बन गई है आपकी। अब साथ में मेरी जो अब वीडियो आएगी वो मैप की आएगी, तो मैं मैप के भी जो भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको कराऊंगा। साथ में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है MCQ वाली, दोनों तो आप वो देख लेना, और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पहला पार्ट और दूसरा पार्ट भी आप देख लेना, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है बढ़िया तरीके से कवर हो जाए। क्योंकि इन वीडियो के माध्यम से मैंने दोनों ही बुक बेसिकली MCQ के रूप में भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रुप में भी पूरी की पूरी कवर करा दी है। ठीक है, तो चलिए टाटा बाय बाय, सी यू। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। ओके बाय।